नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है, कल मैंने आपको सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में बताया। आज हम गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। गंगा नदी जो कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो गंगा नदी हमारे भारत के लिए प्रमुख नदी तंत्र में से है। इसके अंतर्गत भारत का 1/4 से अधिक क्षेत्र आता है। इसका विस्तार 8,38,200 वर्ग किलोमीटर पे है। गंगा नदी के रूप सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जो आप देख रहे हो उसमें हैं ये आपके प्रमुखतः से जो नदियां हैं, काली नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। तो ये सारी नदियां जो हैं उसकी बाईं ओर से मिलती हैं और दाईं ओर से आने वाली है यमुना नदी। इसके अलावा ये सिंध नदी, सोन नदी। तो ये जो नदियां हैं और टॉन्स नदी, ये जो नदियां हैं उस बाईं ओर से आपके दाईं ओर से आकर के मिलती हैं। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमनद से है। गंगोत्री हिमनद जो कि समुद्र तल से 7,016 मीटर की ऊंचाई पे है। गंगा नदी की प्रारंभ में 2 शाखाएं होती हैं, एक तो भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। तो ये भागीरथी तथा अलकनंदा दोनों मिलकर के देवप्रयाग के अंदर, यहाँ पर आपके देवप्रयाग है, वहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं और दोनों मिलकर के सम्मिलित रूप से गंगा नदी कहलाती हैं। अलकनंदा और इसके आगे मंदाकिनी तथा अलकनंदा का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग में है। फिर अलकनंदा और पिंडार का संगम है वो कर्णप्रयाग में है। अलकनंदा और धौली गंगा का विष्णुप्रयाग में है। हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के कारण इसका जो नामकरण है वो गंगा कहलाता है। गंगा नदी जब हिमालय को यहाँ पर गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी जो संपूर्ण जो लंबाई है वो 2,071 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी भी यहाँ पर आपके यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कुमायूं क्षेत्र के बंदरपुर शिखर पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 6,315 मीटर है। 192 किलोमीटर पर्वतीय मार्ग तय करने के बाद यह नदी कलसेर से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में यह नदी गंगा से मिल जाती है। यहाँ पर आपकी इलाहाबाद है, यहाँ पर यह नदी यमुना नदी और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद के बीच यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1,375 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जो यमुना की सहायक नदियां हैं वो है सोन नदी। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ये यहाँ पर आपके जो सोन नदी है, यहाँ पर आपके अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये सोन नदी निकलती हैं और बाद में वाराणसी के आसपास जाकर के ये गंगा में सम्मिलित हो जाती है। अमरकंटक से ये 780 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई पटना के समीप रामनगर में गंगा में विलीन हो जाती है। इसकी दूसरी जो सहायक नदी है वो है रामगंगा। रामगंगा जो नदी है वो रामगंगा नदी की जो लंबाई है 696 किलोमीटर है। ये बाईं ओर पे आकर मिलने वाली है ये नैनीताल।
ये आपकी जो नदी दिखाई दे रही है आपको, ये रामगंगा नदी है। ये जो यहाँ पर आपके नैनीताल से ये निम्न हिमालय से निकलती है नदी और ये पर्वतीय क्षेत्र में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई शिवालिक श्रेणी में गहरी घाटी बनाती हुई बिजनौर के निकट कालागढ़ के समीप यह गंगा नदी में आकर के सम्मिलित हो जाती हैं। गंगा नदी में आके सम्मिलित हो जाती हैं। इसके बाद में जो नदी है वो है शारदा। इसका उद्गम स्थल महान हिमालय से है। इसको हिमालय में काली, ये जो नदी है ये आपकी ये काली नदी है। इसको हिमालय क्षेत्र में काली, पीलीभीत खैरी में शारदा और बहराम घाट के निकट घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये दाएं किनारे पर आकर मिलने वाली नदियां हैं और ये 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा जो इसकी सहायक नदी है वो है घाघरा। घाघरा प्रमुख सहायक नदी है। ये बाईं ओर पे आकर के मिलने वाली नदियां हैं। कुमायूं हिमालय का स्लम हिमानी इस नदी का उद्गम स्थल है। घाघरा नदी को कर्णाली या कोरियाली नदी भी कहते हैं। प्रारंभ में इसको शारदा, काली के नाम से भी जाना जाता है। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, आजमपुर, बलिया में प्रवेश करती हुई बिहार के छपरा, ये यहाँ पर बिहार के छपरा नामक स्थान पर आकर के गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती हैं। इसके बाद में जो नदी है वो है गंडक नदी। ये गंडक नदी आपके नेपाल में शालिग्राम तथा नेपाल में शालिग्राम कहते हैं तथा भारत में इसे मैदानी क्षेत्र में इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल और चीन की सीमा पर 7600 मीटर की ऊंचाई से गंडक नदी गंगा में बाईं ओर से आके मिलने वाली प्रमुख नदी है। गंडक नदी चंपारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। ये यहाँ पे चंपारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई पटना जिले के सोनपुर के समीप गंगा में प्रविष्ट हो जाती है। इससे काली गंडक, बूढ़ी गंडक, त्रिशूली गंडक आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंडक नदी की जो लंबाई है 425 किलोमीटर है। इसके अलावा गोमती नदी यह पीलीभीत के 200 मीटर, ये आपकी गोमती नदी है। ये पीलीभीत जिले के 200 मीटर ऊंचे गोमल ताल से निकलती है। यह नदी पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर में प्रवेश करती हुई यहाँ पर आपके गाजीपुर में प्रवेश करती हुई ये गोमती नदी गंगा में सम्मिलित हो जाती हैं। कल्याणी, रेत, कुंडा नाला, बेड़ नाला, चुनहा, मांगर, मुजली, सई, पीली, बसूही, बरना आदि इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी, यह नदी बाईं ओर पे आकर के गंगा से मिलती है। ये नदी आपके प्रारंभिक, ये जो कोसी नदी दिखाई दे रही है यहाँ से आपके कोसी नदी प्रवाहित होती है। तो ये जो कोसी नदी है ये बाईं ओर से, यह नदी आरंभिक क्षेत्र में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है और गोसाई थान के उत्तर में 6770 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये नदी प्रारंभ में 7 धाराओं में मिलाची, भूटिया कोशी, टुम्बा कोशी, लिक्सू, दूध कोशी, अरुणा और तंबूर इत्यादि नाम से प्रवाहित होती है और सम्मिलित तौर पे इसको कोसी नदी कहा जाता है। ये 730 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। ये जो नदी है ये बिहार में शोक का कारण है क्योंकि हर साल ये अपने मार्ग को बदल लेती हैं। इसके अलावा यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो हैं चंबल। ये नदी मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से निकलती हैं। ये आपकी ये चंबल नदी है, ये आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से ये निकलती है। 600 मीटर की ऊंचाई में मऊ से निकलती है। यह नदी कोटा, भिंड, मुनेरा होती हुई आगरा, इटावा के समीप यमुना में जाकर के सम्मिलित हो जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1050 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
इसे चर्मवती या कामधेनु भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एक नदी है वो है दामोदर नदी। ये नदी यहाँ पर आपके झारखंड के पलामू ज़िले से ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। गरली, कोनार, जुमनिया, बाराबंकी इसकी सहायक नदियाँ हैं। 12 करके मिल जाने के बाद दामोदर नदी वृहदाकार रूप धारण कर लेती है और इसकी कुल लंबाई 543 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई हुगली में, ये दामोदर नदी यहाँ पर से जो हुगली नदी है उसमें आकर के सम्मिलित हो जाती है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इसके अलावा जो नदी है वो है टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड नामक ये जो नदी है वो है टोंस नदी। तो ये जो नदी इस तरह से जा रही है, तो ये टोंस नदी तमसा कुंड से निकलती है और इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व में सिरसा में गंगा में आकर के सम्मिलित हो जाती हैं। तो ये गंगा क्रम में दक्षिण पश्चिम से आकर मिलने वाली नदियाँ अध्यारोपित जल प्रवाह प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं। यहाँ पर निरंतर अपरदन द्वारा प्राचीन शैलें उभर कर आ गई हैं जिनका ढाल नदी की प्रवाह दिशा के प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी नदियाँ अपने नियत मार्ग को अपनाए हुए हैं। तो इस प्रकार ये अध्यारोपित जल प्रवाह का प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा जो प्रमुख नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि प्रमुख रूप से आपके यहाँ पर आपके मानसरोवर से निकलती हुई ये प्रमुख नदी इस तरह से प्रवाहित होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, किंतु प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है। तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से, यहाँ पर मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से ये नदी निकलती है। इसके उद्गम स्थल मानसरोवर झील से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। यह नदी नामचा बरवा शिखर तक पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है। इस तरह से समानांतर प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद में ये 1200 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। उसके बाद में नामचा बरवा, इसे सांगपो, इस समय से सांगपो के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा शिखर के बाद ये नदी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से ये दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है, पश्चिम में प्रवाहित होती है। भारत में इस स्थान पे से सियांग तथा दिहांग नाम से जाना जाता है। सदिया से आगे बढ़ने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सुवनशिरी, धनशिरी, मानस, सनकोश, रेदाक, तीस्ता, ये तीस्ता नदी, ये सनकोश नदी, ये सुवनशिरी नदी, ये दीह नदी, ये कपिली नदी, लोहित नदी, दीशु नदी, कोपिली इत्यादि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यह कुल इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। इस नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 5,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से फैला हुआ है, जिसमें से कि 3,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही सहायक नदियों के बारे में, दोनों ही भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आपको बताया। कल हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।